नमस्कार। चलिए बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण की, जो यूपीएससी परीक्षा के लिए एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। लेकिन यूपीएससी सिर्फ घटनाओं की कहानी नहीं पूछता। वो ये जानना चाहता है कि क्या ये एक स्ट्रेटेजिक फेलियर था, या इसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक बिल्कुल नया आकार दिया। आज हम इसी पहेली को एग्जाम के नजरिए से सुलझाएंगे। और देखिए, यही वो सवाल है जो सतही जानकारी को एक गहरी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग से अलग करता है। तो इसे कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक एनालिटिकल प्रॉब्लम की तरह देखिए, जिसे यूपीएससी बार बार अपनी परीक्षाओं में टेस्ट करता है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम बात कैसे करेंगे? हमारा पूरा डिस्कशन एग्जाम फोकस रहेगा। सबसे पहले हम इसे सिलेबस से जोड़ेंगे, फिर इसकी कंसेप्चुअल फाउंडेशन को समझेंगे, यूपीएससी के पास्ट क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे और आखिर में एक स्कोर बूस्टर टूल किट भी देखेंगे, जो आपके आंसर्स को बाकियों से अलग बनाएगी। किसी भी टॉपिक को तैयार करने का सबसे पहला और सही कदम होता है उसे सीधे सिलेबस से जोड़ना। तो चलिए देखते हैं कि ये विषय कहाँ फिट बैठता है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि रेवोल्यूशनरी फेज कोई अलग थलग चैप्टर नहीं है। ये सिलेबस के विभिन्न चरणों और महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा है। यूपीएससी चाहता है कि इसे स्वतंत्रता संग्राम की मेन स्ट्रीम नैरेटिव के साथ जोड़ के देखा जाए। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इसकी अहमियत है। प्रीलिम्स में ऑर्गेनाइजेशंस और इवेंट्स पर सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, वहीं मेंस में यूपीएससी इसके इम्पैक्ट, कंट्रीब्यूशन और लिमिटेशंस पर आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग घटनाओं को रटने और आइडियोलॉजी को नजरअंदाज करने की गलती कर बैठते हैं। चलिए अब इस विषय की कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन रखते हैं। हम एक पिरामिड अप्रोच अपनाएंगे, मतलब बेसिक फैक्ट से शुरू करके डीप एनालिसिस तक जाएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ हिंसा नहीं था, ये एक आइडियोलॉजी थी। इसका असल मकसद था इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से जनता में चेतना जगाना और ब्रिटिश रूल के दिल में एक डर पैदा करना। ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस है और यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन होता है। एक्सट्रीमिस्ट जैसे कि तिलक मैस मोबिलाइजेशन और पैसिव रेजिस्टेंस में विश्वास रखते थे, जबकि क्रांतिकारियों का मानना था कि सशस्त्र संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। उनके लक्ष्य और तरीके दोनों ही अलग थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फेज शुरू ही क्यों हुआ? इसके पीछे का सबसे बड़ा ट्रिगर था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सस्पेंशन से पैदा हुआ पॉलिटिकल वैक्यूम। जब गांधीवादी रास्ता एक तरह से बंद हो गया, तो निराश युवाओं को लगा कि अब सिर्फ सशस्त्र क्रांति का ही विकल्प बचा है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार सिर्फ बल की भाषा समझती है। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस के लिए। यहाँ पर आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन को देखिए। ध्यान दीजिए कैसे एचआरए का लक्ष्य सिर्फ एक रिपब्लिक बनाना था, लेकिन 1928 तक भगत सिंह के प्रभाव में ये एचएसआरए बन गया, जिसका लक्ष्य अब एक सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना करना था। ये नेशनलिज्म से सोशलिज्म की तरफ एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था। काकोरी डकैती सिर्फ पैसे लूटने के लिए नहीं की गई थी। ये प्रोपेगेंडा बाय डीड या कर्म द्वारा प्रचार का एक क्लासिक एग्जाम्पल था। इसका मकसद ब्रिटिश शासन को चुनौती देना था और जनता को ये दिखाना था कि क्रांतिकारी एक्टिव हैं और उनसे डरते नहीं हैं। और ये कोट, वाओ, ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी बदल चुकी थी। ये कोट एचएसआरए के मैनिफेस्टो द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब से है। ये साफ साफ दिखाता है कि उनका लक्ष्य अब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, बल्कि एक सोशलिस्ट समाज बनाना था जहां कोई एक्सप्लॉयटेशन न हो। यूपीएससी को ये आइडियोलॉजिकल डेप्थ बहुत पसंद है। तो उनका असल योगदान क्या था? भले वो सीधे आज़ादी ना दिला पाए हों, लेकिन उनका सप्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। उन्होंने अपने बलिदान से युवाओं को इंस्पायर किया, सोशलिज्म जैसे नए विचारों को नेशनल डिबेट में शामिल किया और कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी के मन में एक ऐसा डर पैदा किया जो मेनस्ट्रीम मूवमेंट नहीं कर सका। देखिए, एक बैलेंस्ड आंसर के लिए लिमिटेशंस को समझना भी उतना ही जरूरी है, और इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी इनका लिमिटेड सोशल बेस। यह आंदोलन कभी भी एक मास मूवमेंट नहीं बन पाया और शहरी युवाओं तक सीमित रहने के कारण इसे एक सस्टेन्ड लीडरशिप या कोऑर्डिनेशन नहीं मिला। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार के लिए इसे दबाना भी आसान हो गया। ओके, थ्योरी तो हो गई। अब देखते हैं कि इस नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है एक असल एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब स्क्रीन पर देखिए, ये एक टिपिकल यूपीएससी मेंस क्वेश्चन है। नोटिस कीजिए, ये आपसे घटनाओं की लिस्ट नहीं मांग रहा। इसका फोकस कीवर्ड्स पर है,
जैसे विफलता, महत्वपूर्ण योगदान और समालोचनात्मक विश्लेषण। तो एक टॉप स्कोरिंग आंसर कैसे लिखेंगे? उसका फ्रेमवर्क ये रहा। इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन की बात को एक्नॉलेज करें। बॉडी में कंट्रीब्यूशन और लिमिटेशंस के लिए अलग अलग पैराग्राफ्स बनाएं। और कंक्लूजन में ये बताएं कि कैसे इस चरण ने गांधीवादी आंदोलनों के लिए एक आइडियोलॉजिकल जमीन तैयार की और नेशनल मूवमेंट को एक नया डायमेंशन दिया। अब कुछ क्विक वैल्यू एडिशन पॉइंट्स देखते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में स्कोर बढ़ाने में मदद करेंगे। ये टेबल प्रीलिम्स के लिए गोल्ड माइन है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस यहां से सीधे बनते हैं, तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। और ये हैं मेंस के लिए कुछ पावर कीवर्ड्स। जब आप अपने आंसर्स में राजनीतिक शून्य या वैचारिक विकास जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो एग्जामिनर को पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप है और आप सिर्फ रटी रटाई बातें नहीं लिख रहे। इस डिस्कशन को खत्म करने से पहले चलिए एक आखिरी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पर गौर करते हैं। ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेगा। जरा सोचिए, क्या क्रांतिकारियों के बलिदान ने ही जनता को ये एहसास दिलाया कि इंडिविजुअल हीरोइज्म काफी नहीं है और एक बड़े मास मूवमेंट की जरूरत है? यूपीएससी इसी तरह की इंटरकनेक्टेड थिंकिंग को टेस्ट करता है। तो फाइनल टेकअवे क्या है? वो ये है कि क्रांतिकारी चरण को सिर्फ सक्सेस या फेलियर के चश्मे से देखना बहुत सिंपलिस्टिक होगा। यूपीएससी के लिए ये समझना जरूरी है कि इसने फ्रीडम स्ट्रगल की मेन स्ट्रीम को कैसे इन्फ्लुएंस किया, उसे कैसे सप्लीमेंट किया और इंडियन नेशनलिज्म की आइडियोलॉजिकल रिचनेस में क्या कंट्रीब्यूट किया। Are you preparing for civil services? Do you want to ace it? तो हमारे साथ जुड़िए और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।